करता हूँ आज। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जनरली जेई हो या फिर नीट हो, और मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको बोलते हैं, जनरली लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर का नेम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं बात करूं जेई में या फिर नीट में, इसमें एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। टॉपिक क्या क्या रहने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिससे क्वेश्चन आएंगे वो जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा वेटेज से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पढ़ाने के दौरान मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि सर, मैं आज से पहले क्लास 9th में, क्लास 10th में टीचर ने हमें आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, दूसरा कोवलेंट कंपाउंड के बारे में टीचर ने बताया है। हमें इतना पता है कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, और यहाँ पे एक तीसरा कंपाउंड आया, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये न्यू किया गया, हमें ये समझना है। आखिर ये आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड हम लोग जानते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये कंपाउंड आपको कैसे बनता है, आयन से बनता है। कैसे बनता है? आयन से बनता है, आयन के हेल्प से बनता है, तो आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। जैसे हम लोग बात करें Na+ और Cl- जब कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, आपका NaCl बनाता है। जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड के हेल्प से जो कंपाउंड बनता है, या फिर बोल सकते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से जो कंपाउंड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से जो कंपाउंड बनता है, उसे हम लोग कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। खैर, मैं आयनिक कंपाउंड के बारे में नहीं बताने जाऊंगा यहाँ पे, और ना ही कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। हम लोग का जो मेन मुद्दा रहने वाला है, जो मेन टॉपिक हम लोग का रहने वाला है, वो है कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, सॉरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। सर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमें ये समझना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ पे किस टाइप के बॉन्ड के हेल्प से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता होगा, अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे। तो आप क्लास 11th में आपको टीचर पढ़ाए होंगे आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, तो एक स्पीशीज है ए नाम का और कोई दूसरा स्पीशीज है बी नाम का। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मान लेते हैं ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बी को दे देता है। वन साइडेड, मतलब एक ही तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाता है किसी दूसरे स्पीशीज को। तो इस टाइप से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आपका, जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेल्प से बनने वाले कंपाउंड, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्ड के हेल्प से बनने वाले कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक ऑल ओवर समझ में आ गया। तुम लोग वॉइस से बोलो, एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर रखा हूँ तो हमें पता नहीं लग रहा है आपका चैट, तो जनरली यस नो वॉइस से बोलो, माइक से। निशा समझ में आया, बताओ यहाँ तक। तो भाई आ गया, देखना पड़ेगा। टू स्टेबल कंपाउंड मेक बॉन्ड। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ तुम लोग को सुनाई दे रहा है, समझ में आया अच्छे से, ये बताओ पहले हमको, क्लियर करो। हेलो निशा, निशा कहाँ गई, ये तो गायब हो गई। वैष्णवी तुमको समझ में आया, बोलो कुछ चैट में बोलो तुम लोग। तुम लोग का माइक नहीं ओपन है यार, माइक के पास क्लिक करो, वहां पे माइक्रो। ठीक है। और निशा कहाँ चली गई? निशा कहाँ गई, इसका कोई अता पता? कोई पता नहीं है, ठीक है कोई नहीं, वो ज्वाइन कर लेगी। समझो यहाँ पे। तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा इसमें होता क्या है, हम लोग पढ़ते क्या है। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब अपना एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो सॉल्ट के बारे में जब आप एनसीईआरटी अपना निकालोगे पढ़ोगे तो वहाँ पे सॉल्ट के बारे में डिस्कशन किया गया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। सॉल्ट होता क्या है वो समझते हैं। क्लास 10 आप याद करो, क्लास 10 एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ाया गया होगा। वहां भी बोला जाता है कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, राइट ना। तो सॉल्ट कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं HCl ले लेते हैं और प्लस यहाँ पे लेते हैं हम लोग NaOH, ठीक है। दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो करवाने के बाद आपका NaCl और प्लस H2O बनेगा। ये रिएक्शन होगा कहाँ, एक्वस फॉर्म में होगा। कहाँ होगा आपका, एक्वस फॉर्म में, ये लिखना नहीं भूलिएगा। तो ये क्या हो गया, NaCl क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया। तो सॉल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे कंपाउंड जो एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्ट ही कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द, आप लोग ये लिख लेना, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं आपका वो क्या होते हैं आपका, सॉल्ट होते हैं। नॉट ऑल, सभी नहीं होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसे बना है आपका, चार्ज के ट्रांसफर से ही बना है, लेकिन ये सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। दिस वन इज नॉट अ सॉल्ट, ये सॉल्ट आपका, ये सॉल्ट नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉल्ट होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो यहाँ पे एक आता है वर्ड सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट, और दूसरा आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है वो समझेंगे। सिंपल सॉल्ट जनरली क्या होता है, उसमें मैक्सिमम दो टाइप्स के आयन होते हैं। जैसे NaCl होता है तो Na प्लस क्या और Cl माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। जनरली एसिड और बेस के रिएक्शन से जो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, वो सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ डबल सॉल्ट के केस में क्या होता है कि उसमें मोर देन या 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे अगर हम लोग बात करें डबल सॉल्ट में तो FeNH4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O, इसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट।
डबल सॉल्ट का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल कैसे होगा वो समझो। निशा आवाज आ रहा है? हेलो वैष्णवी, निशा, बोलो कुछ, आवाज से बोलो। एक्चुअली हमको चैट दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं अपना ब्लैक बोर्ड यहाँ पे ना लगा रखा हूँ, मतलब है सिर्फ, इसलिए आवाज चैट नहीं दिखता तुम लोगों का। तो तुम लोग आवाज से ही बोलना यस या नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है आपका, आ रहा है। हाँ, ये क्या हुआ आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। देखो डबल सॉल्ट में कितने कितने तुमको पार्ट अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये एक तो हो गया Fe, आपको दिख रहा है, दूसरा हो गया NH4, तीसरा हो गया SO4। इसमें कितने पार्ट हो गए, एक दो तीन, कहने का मतलब तीन स्पेसिस मिल करके या मोर देन टू स्पेसिस जब आपस में कंबाइन कर लेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट कहने का मतलब हुआ जनरली एसिड बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। और डबल सॉल्ट क्या होता है, उसमें मोर देन टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्पेसिस होते हैं जो कि फिक्स रेशियो में मिलते हैं, फिर वो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। यहां तक क्लियर है सभी का? बताओ, यहां तक क्लियर है? देखो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl हो गया, MgCl2, ये डबल सॉल्ट सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। AlCl3, ये क्या हो गया आपका सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। दूसरा, ये जो आपको सॉल्ट दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको सॉल्ट दिख रहा है यहां से यहां तक, इसका एक नाम है, इसका नेम है मोहर सॉल्ट। MOHR, मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसे। ये एनसीईआरटी में आपको साफ साफ दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल अगर बात करें इसका, तो पोटाश एलम, जिसको आप लोग फिटकिरी बोलते हो, तो पोटाश एलम, पोटाश पोटाश एलम, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24:2। देखो इसमें भी देखो आप लोग, K2SO4 आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सल्फेट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोर देन टू टाइप्स, थ्री टाइप्स के आयंस प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। पता क्लियर है यहाँ तक सभी का? बताओ, सिंपल सॉल्ट समझ में आया? सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जनरली वो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन से जो बनता है सॉल्ट, उसे सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। और डबल सॉल्ट में क्या होता है, मोर देन टू और थ्री टाइप्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। और थोड़ा डेफिनेशन देख ले हमको डबल सॉल्ट का होता क्या है। निशा आई है नहीं वैष्णवी? हेलो, डबल सॉल्ट, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, डबल सॉल्ट होता क्या है। देखो, द कंपाउंड्स, इसमें लिख लेना आप लोग, द कंपाउंड, द कंपाउंड्स breaks down in their their respective respective ions ions when they are when they are when they are added to the when they are added to the aqueous solution aqueous solution। बोला गया कि डबल सॉल्ट हम उसे बोलेंगे जिसको हम पानी में डालने पे वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं एक्वा सॉल्यूशन करने का मतलब क्या हो गया, वाटर। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, वाटर में डालेंगे तो वो क्या होगा, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अब कैसे होगा ये देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, एक एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल ये था मोहर सॉल्ट का, क्या था, FeNH4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2।
जब बोला गया आप इसे पानी में डाल दो, इसमें डालो, पानी में डालो, वाटर में, यहाँ पे लिख लो एक्वस सॉल्यूशन में हम इसको डाल देते हैं। हाँ, जब इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक होगा। रिस्पेक्टिव आयंस में कैसे कैसे ब्रेक होगा वो थोड़ा सा देख लेते, देखो यहाँ पे Fe हो गया एक, दूसरा NH4, तीसरा SO4 हो गया। तो ये तीन आयंस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा जब इसे हम पानी में डालेंगे तब। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। तो कैसे ब्रेक होगा सर वो देख लो, Fe+2 प्लस कितना NH4, यहाँ पे देखो दो की संख्या में है ना, NH4 कितना की संख्या में, दो की संख्या में, तो दो की संख्या में है तो दो NH4 प्लस। अब देखो SO4 कितना की संख्या में है, दो की संख्या में है तो प्लस SO4-2 और यहाँ पे हो गया आपका 2। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट, जो कि अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब कहोगे सर हम तो NaCl को भी, कितना था, अरे एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, क्या है, अब कहोगे आप सर यहाँ पे हम लोग NaCl को भी ले लेते हैं, NaCl को लेते हैं और इसे भी वाटर में हम डालेंगे तो ये भी तो ब्रेक होगा ना, Na+ और Cl- में। तो इसे क्यों नहीं बोले हम लोग डबल सॉल्ट, क्योंकि इसमें से दो ही आयन प्रेजेंट हैं, Na और Cl। देखो यहाँ पे Na+ और Cl-, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोले, डबल सॉल्ट बोले। बताओ क्लियर है यहाँ पे, बोलो माइक में, बोलो तुम लोग माइक में बोलो, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ना क्यों स्टार्ट किए। ये डबल सॉल्ट तो समझ में आ गया कि मोर देन 2 टाइप्स 3 टाइप्स ऑफ आयन है, पानी में डालें वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट गया, इसलिए इसे डबल सॉल्ट बोल दिए। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जनरली एसिड बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है जिसमें दो आयन होते हैं उसे हम लोग सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है, एक कंपाउंड लेता हूं मैं, देखो ये तो क्या हुआ, ये टूट गया ना, ये तो टूट गया ना पानी में डालने के बाद। अब मैं एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूं, तो कंपाउंड देखना, वो कंपाउंड है आपका, वो देखो एक, यहाँ पे मैं स्टार लगा लो, यहाँ पे स्टार लगा लिया। अब यहाँ पे देखना FeCN6, FeCN6, इससे पहले है Na4, Na4 FeCN6। अब बोला गया ये भी एक कंपाउंड है, इसे आप क्या करो, H2O में डाल दो या फिर इसको बोलो एक्वा सॉल्यूशन में डालो। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें सर कितने आयंस हैं, तो 3 आयंस हैं। आप लोग सोचोगे 3 आयंस हैं, पानी में डाल रहे हैं तो सोडियम क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, Na4 FeCN6 ये सब ब्रेक हो जाएगा आपस में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे क्या कर लो ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे ऐसे करके एक ब्रैकेट लगा लो, FeCN6 इसको ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है ऐसे। हाँ आप सोचोगे सर यहाँ पे Na4 है, यहाँ पे Na4 है, FeCN6 है, इसको पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद हुआ क्या, ये टूट जाएगा। ये क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। तो चलो हम ठीक है, एक इधर पानी में डालें और एक इधर में पानी ले लेता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका मानना होगा कि 4Na है तो कितना, सोडियम का संख्या कितना है, 4 है, तो 4Na+ टूटेगा प्लस, उसके बाद Fe कितना है, एक की संख्या में है तो Fe+2, और Cn कितना की संख्या में है, 6 की संख्या में, साइनाइड जिसको बोलते हैं, तो 6Cn-, ऐसे टूट जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इन रियलिटी सिर्फ यहाँ पे 4Na+ टूटा और प्लस FeCN6 ये नहीं टूटता है पानी में, ये पानी में क्या होता है, नहीं टूटता है। अब
अब इसी बात को समझने के लिए कि भाई ये टूट क्यों नहीं रहा है, अगर पानी में डाल रहे हैं तो आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा है, ये टूटना चाहिए था ना। जैसे डबल सॉल्ट देखो, यहाँ पे डबल सॉल्ट टूट गया, ये सिंपल सॉल्ट भी टूटा, लेकिन ये भी तो आयन से मिलकर बना है, तो इसको भी तो टूटना चाहिए। इसी पार्ट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, इसी पार्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट किए। नेशन कंपाउंड पाउंड पढ़ना स्टार्ट किए। आखिर ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है, पानी में जाने के बाद टूट क्यों नहीं रहा है, टूटना चाहिए था लेकिन ये टूटता नहीं है। तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं हुआ है, इसी को समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट किए। तो ये है रीजन कि आखिर ये पानी में क्यों नहीं टूट रहा है। अब इसी को समझने के लिए बहुत बड़ा अलग अलग टाइप का थ्योरी आया है, अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं, वो अपना अलग अलग मतलब अपना पोस्टुलेट दिए हैं, नियम दिए हैं, रूल दिए हैं, जिसमें VBT आता है, CFT आता है, वो अपना थ्योरी आता है, तुम्हारा डायपोल मोमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें आते हैं जिससे कि क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है एग्जाम में। सिर्फ इसी से पूछा जाता है, यही इसी टाइप का तुमको कंपाउंड मिलेगा, इसी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म होंगे और आपसे पूछा जाएगा। तो इसी को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं। बताओ क्लियर है यहाँ तक? बताओ जल्दी बोलो, माइक में बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लो ऐसे हाँ। करके, आप लोग ये करके यहाँ पे ऐसे करके लिख लो इसको। यहाँ पे ये कांट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होगा, कांट ब्रेक, कांट ब्रेक, ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होगा। ये क्या है आपका? गलत है। ये क्या है आपका? राइट है। ये क्या है? ये क्या आपका? राइट है। बोलो क्लियर? राइटिंग समझ में आ रहा है वैष्णवी? सो गई वैष्णवी क्या? सोच रही है ऑफलाइन क्लास छोड़िए, चलो सो जाते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, या फिर PDF शेयर कर देंगे, उसके बाद लिख लेना अपना। क्या करती हो निशा, बताओ? हाँ, PDF सेंड करिए सर। ठीक है, PDF शेयर कर देंगे। अब देखो, अच्छा तुमको ये समझ में आया ना, यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो टूटा नहीं। दैट मीन्स चाहे इसको तुम सॉलिड फॉर्म में रखो या फिर लिक्विड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, ये अपने आइडेंटिटी को क्या करता है ना, रिटेन रखता है, अपने प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता। चाहे सॉलिड, चाहे ये कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड में डाल दे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है, इसमें जो भी स्पीसीज है, ये अपने आइडेंटिटी को, ये अपने प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। इसीलिए हम लोग इसको क्या, इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन। बता सकोटे सर, तुम हमको पेन नहीं देते थे, बताओ ब्लैक ब्लू ग्रीन, यहाँ पे देखो सारा कलर अवेलेबल है। निशा, यहाँ पे सारा कलर अवेलेबल है, दिख रहा है ना? हाँ। पता है तुम्ही लोग को पढ़ाने के लिए लिए थे हम पेन, 5,000 में लिए थे क्या? कोऑर्डिनेशन। तुम्ही लोग को पढ़ाने के लिए पेन टेप लिए थे कि अगर हम जाएंगे तो वो लोग को कैसे, अगर पढ़ना हुआ कैसे पढ़ेगी वो लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, सुनहरे अक्षरों में लिखते हुए ना। भाई कौन सा ले, चलो ये ले लो, लिखो इसमें, दिस कंपाउंड आर, लिखना है इसमें, दिस कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय, फॉर्म बाय, जब इस मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जब इसको यूट्यूब पे डालेंगे तो सबको भेजना वैष्णवी वगैरह को। फॉर्म्ड बाय द, कौन वैष्णवी सर? वैष्णवी, अरे वैष्णवी बोल रहा हूँ, ज्ञानेश्वरी। फाउंड हाँ। बाय द, फाउंड बाय the found by the combination, combination found by the combination of two or more stable species, two or more stable species
species and they retain their property and they retain their property retain their property retain their property in solid solid phase as well as in the liquid phase। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता है जो अपने प्रॉपर्टी को चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो कहीं भी डाल दो वो अपने प्रॉपर्टी को क्या रखता है, रिटेन रखता है, वो अपने प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग वही ले लेते हैं। कौन सा? 1 मिनट, ठीक है, मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चार्ज में लगाने दो। हाँ, अब ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा वही Na4FeCN6, यही एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, इसको कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब आप कहीं पर होगे या फिर टीचर लोग पढ़ाएंगे जहाँ पे भी, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है अपना प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है। लेकिन जैसे हम लोग बोल रहे थे डबल सॉल्ट के बारे में बोले थे, डबल सॉल्ट, या फिर हम लोग बोले थे एंड सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट वो क्या होता है, अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। जब उसे हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होता है, अपने आयन से ब्रेक हो जाता है। आयन से ब्रेक होने के कारण क्या होता है, अपने आइडेंटिटी को वो लूज कर देता है। तो यहाँ पे लिख देना डबल सॉल्ट एंड सिंपल सॉल्ट लॉस देयर आइडेंटिटी in aqueous form, aqueous फॉर्म में क्या करता है, वो अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है। ये लिखना नोट करके, शायद ये सब थोड़ा मोटा एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, अब देखो हाँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, न्यू टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल को लेते हैं फिर से, लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। यहाँ पे देखो Na4FeCN6 ये हो गया आपका। अब किसको क्या बोलते हैं वो समझना है यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है
इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन ये इस साइड भी हो सकता है और ये इस साइड भी प्रेजेंट हो सकता है। दोनों में से किसी एक साइड भी प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलेंगे। दूसरा देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल आयन। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल आयन। मेटल आयन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये जो आपको 6 दिख रहा है, ये जो आपको 6 दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये जो है आपको CN दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड, इसे क्या बोलेंगे? लिगेंड। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड बोलते हैं इसे। अब ये वाला पार्ट देखिएगा आप लोग, ये वाला पार्ट, यहां से हम लोग यहां तक अगर देखें, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं ये पार्ट को। और ये पूरा पार्ट, अगर मैं बात करूं इस पूरे पार्ट का, मैं यहां से बात करूं, यहां से ले करके अगर मैं इसे ऐसे घेरूं और मैं इसको ऐसे घेरूं, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। काउंटर आयन जो कि आपका जो ब्रैकेट है उससे बाहर रहेगा उसे काउंटर आयन बोलेंगे। मेटल आयन जो लिगेंड के साथ अटैच रहेगा, और जो वहां पे 6 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने प्रेजेंट हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। और जो मेटल आयन के साथ अटैच रहेगा उसे लिगेंड बोलेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, जिसमें लिगेंड और मेटल आयन भी आ जाता है। और पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलेगा तो आपको यही समझना है, या हम इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोलेंगे तो चलेगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है, सर ये जो बीच वाला पार्ट है FeCN6 जो आपको दिख रहा है, ये क्यों नहीं टूटता है? आखिर ऐसा क्या है? टूटना चाहिए था इसको भी, और पानी में हम डालते हैं तो पानी में ये नहीं टूटता, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं Fe और CN कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होगा, कोई ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन दोनों के बीच जो कि पानी का जो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी है उसको तोड़ नहीं पा रहा है। मतलब जैसे NaCl होता है, NaCl को पानी में हम लोग डालते हैं तो वाटर के अंदर कोई ना कोई ऐसा पावर है या फोर्स है या एनर्जी है जिसके वजह से उस नमक को तोड़ देता है। Na को क्या करता है? Na प्लस में, और Cl को क्या करता है? Cl माइनस में ब्रेक कर देता है। पानी के अंदर कुछ कहीं ना कहीं अगर NaCl टूट रहा है, NaCl नमक होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे हम लोग वाटर में डालते हैं
तो वाटर में जैसे ही डालते हैं तो वाटर के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा जो कि Na+ और Cl- को तोड़ दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर के पास एक अपना एनर्जी होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। उस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये NaCl जो है Na+ और Cl- से ब्रेक हो जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Na4FeCN6, ये नहीं टूटता है वाटर में। इट डज नॉट ब्रेक, इट डज नॉट नॉट एक मिनट ये दे देना काम। हाँ, it do not it do not break down in water। क्यों नहीं टूटता? बिकॉज some special types of bond are present between Fe and Cn, which known as known as coordination bond। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ही अगर पानी में से डालते तो ये नहीं टूटता है। ये इसका रीजन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये चीज हो गया आपका, ये इस वजह से नहीं टूटता है क्योंकि Fe एंड Cn के बीच एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। यहीं से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है, जो कि एक बहुत ही लार्ज चैप्टर बन जाता है। इसमें अलग अलग थ्योरीज वगैरह आए हैं, वो थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज, लेकिन फर्दर उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में ही देखेंगे। वो थ्योरी क्या है लिखिएगा। इस इसे एक्सप्लेन करने के लिए, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई क्यों नहीं टूट रहा है, आखिर क्या रीजन है, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइप से थ्योरी हैं। उस थ्योरी को हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखिएगा, थ्योरी 4 थ्योरी 4 explaining coordination bond। कौन कौन सा थ्योरी आया है? पहला देखिएगा, जो पहला थ्योरी है आपका नंबर 1 में, वार्नर थ्योरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, वार्नर थ्योरी। दूसरा आपको टीचर पढ़ाए होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? VBT, पता है ना? थर्ड क्रिस्टल फिल थ्योरी। क्रिस्टल फिल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CFT। इससे क्वेश्चन भर भर के आता है किसी एग्जाम में। और एक है, आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, लिगेंड फिल थ्योरी।
जिसको बोलते हैं हम लोग LFP। खैर इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना क्या क्या हम लोग को, ये